जी टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। कतई तौर पर हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल नहीं जीते हैं जो हम आप देख रहे थे, और आपको थोड़ी सी ये हैरत होगी कि आज मेरे साथ मेरे मेहमान कौन हैं। अमूमन मुल्क के सियासतदान, सहाफ़ी और गुफ्तगू भी वही, लेकिन बहुत अरसे से, ये तो नहीं कहूँगा, माशाल्लाह मुझसे छोटे ही होंगे, तौसीफ़ अहमद हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, क्रिकेट का बड़ा नाम है। शहर पर मैंने इसलिए जोर दिया कि बदकिस्मती से इस शहर को, इस सूबे को क्रिकेट में बास वजू के सबब ज़रा पीछे रखा गया। ये लीजिए सियासत की बात शुरू कर दी। तौसीफ़ भाई शुक्रिया, एक तो आप आए। शुक्रिया सर आपके यहाँ मदू करने का। और मैं अपने लाइफ में सोचता था कि ऐसे ऐसे लोगों को भी मिलूं जो ज़रा जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ। ऑनेस्टली आप उनमें से एक डेफिनेटली, चाहे वो आपका शोबा स्पोर्ट्स तो आप भी कर रहे हैं आप, लेकिन पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन आपका शोबा तो सियासत के और तो तौसीफ़ भाई आपने जिक्र किया था कि तो हमारे साथ इंडिया से मनोज जोशी वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अब इंडिया न्यूज़ के, अब मुझे नहीं इल्म के हमारे, बल्कि इल्म नहीं बल्कि यकीनन तौसीफ़ मनोज जोशी ने आज का मैच या सारे हिंदुस्तान ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसका इन्हिसार आने वाले मैच पर है। और तो जब आज मैच को देखा होगा तो मैंने कहा क्यों ना मैच के आखिरी लम्हों के बाद हमारे नुमाइंदे असगर नदीम वहाँ मौजूद थे। असगर नदीम, मैं तो ये चाह रहा था कि वो दोनों तरफ का जोश खरोश दिखा दे, लेकिन बहरहाल मैच था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, तो देखिए वो जो जोश खरोश की झलक दिखा रहे थे, एक नज़र देखिएगा। जी तो तौसीफ़ भाई, मैं तो क्रिकेट का 12वां क्या 24वां खिलाड़ी हूँगा। जोशी साहब मौजूद हैं, चाहूँगा आपसे गुफ्तगू हो। अगर आप ये सवाल जो है भारत और इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि फेवरेट भारत है, क्योंकि उसके पीछे आधार हमारा यही है कि मध्यक्रम जो है, मिडिल ऑर्डर, वो हमारा बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, या विराट कोहली क्यों ना हो। और अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो हैरी ब्रुक नहीं चल पा रहे, लियाम लिविंगस्टोन नहीं चल पा रहे, मोइन अली नहीं चल पा रहे, सैम करन के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, क्रिस वोक्स जो कि उनके टेस्ट मैचों में बल्ले से जलवा दिखा चुके हैं, वो नहीं चल पा रहे। तो 5-5 बल्लेबाज उनके नहीं चल पा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा एज भारत के पक्ष में जाता है। लेकिन वहीं इंग्लैंड के अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम जो है, उनका जो टॉप ऑर्डर है, खासकर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स, वो कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो पावर प्ले में वही स्थिति है तो पाकिस्तान की स्थिति है। पर ओवर का हमारा हमने रन बनाए हैं उस गति से, जो नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बाद चौथा हमारा सबसे खराब परफॉर्मेंस है पावर प्ले में। जी, मैंने तो ज़रा ये माहौल बनाया, पहले ओवर शुरू हुआ है, अब आगे मैंने कहा आप आगे बढ़ाएंगे। दो बातें हैं, एक तो ये कि जो अपने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए हमारे दोस्त कह रहे थे, कल के मैच में आप बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं कि इंडिया को इंग्लैंड के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर जो है बालादस्ती हासिल है, लेकिन जिम्बाब्वे ने अपसेट करके दिखाया। अपसेट के कितने इम्कान हैं? देखिए, एक तो पहले जोशी साहब का शुक्रिया कि हमारे कहने पे यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए, और भाई हैं हमारे, मेरा तो वैसे भी इनसे बातचीत रहती है। बिल्कुल सही कहा, और इन दोनों टीमों में फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि जोशी साहब ख़ुद भी कहेंगे कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि अभी बताया उन्होंने, लेकिन मुझे थोड़ी सी बॉलिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और इंडिया खेलता भी बैटिंग पे ही है। तो कहाँ तक ये मेरी बात से दोनों जो है ना, पहले और दूसरे नंबर वालों ने कई बार आप लोगों को कहाँ तक मेरी बात से सहमत करेंगे ये बात
बात को कि ये ठीक है या नहीं, ये तो ये बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जोशी साहब, मैं समझता हूँ कि हम खेल जो खेल रहे हैं ना वो अपनी जगह है, लेकिन दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि हम लोग आएँ आपस में खेलें, बट उसके बाद जो भी हारे या जीते ना, वो जो माहौल एक जोशी साहब बन जाता है ना, मैं चाहता हूँ कि बीइंग एक लेकिन एक और बात भी है तौसीफ, कि अगर आज मैच का नतीजा ये होता, मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, खुदा ना करे और बदकिस्मती से ये वो नहीं, अगर आज पाकिस्तान हार जाता तो अगला मैच हम लोग देखते ही नहीं, टेलीविज़न को शायद दो चार लोग तोड़ देते। इसी तरह कल मैच का रिजल्ट अगर इंडिया के हक में आया और जीता, तब तो मेरे ख्याल में लोग फाइनल देखेंगे, वरना लोगों के फाइनल बेमानी हो जाएगा, ऐसा लगता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बेमानी का मतलब लेकिन जो एक बड़ी टीम जाहिर है, मैं इंडिया को इसलिए रेट करता हूं कि देखें उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ग्रेट प्लेयर्स उसमें मौजूद हैं, और जाहिर है हमारा हमेशा ये रहा है कि हमारे यहाँ कोई प्लेयर रन्स नहीं कर रहा होता तो उसके लिए मुसीबत डाल देते हैं, चाहे उसके पीछे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी हो। मैं बात कर रहा हूँ कोहली की, लेकिन एक ग्रेट प्लेयर वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है, और आपने देखा कि कोहली ने कितनी परफॉर्मेंस की। ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मुझे कोई कहने में हर्ट नहीं है, तौसीफ भाई कुछ भी कहे, मैं तो क्रिकेट आदमी नहीं हूँ। बाद वक्त हमारे ओपनर ऐसा खेलेंगे कि अकेले ही मैच जिता दिया, और पता चला कि बाबर पर वो बुरा वक्त आया कि आप लोग कहने लगे यार पता नहीं कैप्टन वैप्टन तो छोड़ो, इसको रखना भी चाहिए या नहीं चाहिए। इंडिया में एक रोथ के बारे में, और तो नहीं, जो कोहली के बारे में कहा जाता है जी वो तो पूरा रिजल्ट दिया, तो आधी टीम इनकी कोहली पे खड़ी हुई है, ऐसा है क्या जोशी? नहीं देखिए, ये कहना तो मतलब एक तरह से भारतीय टीम को थोड़ा नीचा दिखाना होगा, क्योंकि टीम कोई एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती, एक इकाई की तरह खेल रही है टीम। हाँ, मैं मानता हूँ कि केएल राहुल पहले बाद के 2 मैच छोड़ दीजिए, शुरुआत में नहीं चले। रोहित शर्मा का बल्ला वैसा नहीं चल रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनके पुल शॉट जो है उनका आज भी मिसाल दी जाती है दुनिया भर में। लेकिन हाँ ठीक है, विराट कोहली निश्चित तौर पर भारत की बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन आप ये देखिए कि जब सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता है, जो 360 डिग्री प्लेयर कहे जाते हैं, और दुनिया में उनकी रैंकिंग जो है, सूर्य कुमार, उन्होंने रिजवान को भी पीछे छोड़ दिया, वो दुनिया के नंबर 1 T20 प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव। और जब उनको दूसरे छोर से विराट कोहली या हार्दिक पांड्या आश्वस्त कर देते हैं कि वहां से विकेट नहीं गिरेंगे, तो फिर देखिए आप इनका बल्ला किस तरह से दहाड़ता है। और पिछले मैच में ही आपने देखा 25 गेंदों पर 61 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, किसी भी गेंदबाज को उन्होंने नहीं बख्शा, और विकेट के चारों ओर शॉट खेले हैं। ये मेरे ख्याल तौसीफ जी और बाकी जो यहाँ पैनल में जो क्रिकेट के जानकार हैं वो इसको उन्होंने देखा होगा तो। अच्छा, अगर मैं यूं रखूंगा जोशी, क्योंकि आपको भी इल्म है कि अब हम लोग या टेलीविजन में टाइम इतना बड़ा मसला होता है, और खैर हम तो अच्छा है कम लोग हैं, वरना पता नहीं कितने लोग हैं इस वक्त। अगर आपको दोनों साइडें देखते हैं ना आप, तो बैटिंग और बॉलिंग, अगर मैं ये ऐसे पूछूँ एज ए स्टूडेंट्स, अगर जोशी साहब यानी इंडिया बैटिंग में मजबूत है, बॉलिंग में कमज़ोर है, हम बैटिंग में मजबूत हैं, बॉलिंग में कमज़ोर है, ये अगर कमज़ोर का मतलब, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बैलेंस टीम, क्योंकि बड़ी टीमों को कहने में आता है कि वो बैलेंस होती हैं, 8वां खिलाड़ी भी खेलता है, 8वां खिलाड़ी भी बॉलिंग कर लेता है। जी देखिए, मैं सॉरी आपकी बात, मुझे ऐसा लगता है, ये जोशी साहब जरूर इस पे नज़र डालेंगे कि मुझे थोड़ी सी वीक लगती है बॉलिंग। बैटिंग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो आप देखते हैं कि जब मैं तो इससे मवाजना करता हूँ कि जब कोई टीम आती है ना, तो उसमें जब बैटिंग ऑर्डर, जैसे ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, इनमें जब बैटिंग ऑर्डर हम देखना शुरू करते हैं तो कहते हैं ओह अभी ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, तो यही पोजीशन इंडिया की भी है। अच्छा, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी सी बॉलिंग में प्रॉब्लम नजर है। क्यों जोशी साहब, क्या कहते हैं? नहीं, पहले अपना तो बताइए, और अपनी साइड में। हाँ नहीं, हमारी साइड में हमें प्रॉब्लम हुई है काफ़ी, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, और आ रहा था कि आने से फर्क पड़ा। शाहीन तो हमारा हमेशा करता है, हमारी फास्ट बॉलिंग ने हमेशा, आज भी अगर देखें तो हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया। 2 जगह हमें प्रॉब्लम हो रही थी, 2 प्लेयरों में, यानी कि हम पहले 6 ओवर्स को कैच नहीं कर पाए। यही बात अगर जोशी से पूछता हूँ, जी जोशी आप क्या कहेंगे तौसीफ के हवाले से जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी?
देखिए, इन्होंने जो बॉलिंग पर सवालिया निशान लगाया है भारतीय गेंदबाजी पर, ठीक है, मैं मानता हूं कि बल्लेबाजी जितनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है, लेकिन इसे आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें एक लिटन दास ने जो चौके छक्के लगाए थे भारतीय गेंदबाजों को, उस लम्हे को अगर आप छोड़ दें तो इस T20 वर्ल्ड कप से पहले जरूर हमारे सवालों के घेरे में थी गेंदबाजी, लेकिन वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने प्रूव किया है। भुवनेश्वर कुमार शुरुआती ओवरों के फनकार साबित हुए हैं, अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छा साथ दिया है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और ना सिर्फ स्विंग बल्कि वो तो बाउंसर पर भी विकेट ले रहे हैं। पाकिस्तान की उन्होंने बाउंसर पर रिजवान को आउट किया था। शमी जो है, अब उम्मीदें हमारी जगी हैं, क्योंकि एडिलेड में जिस तरह से रिवर्स स्विंग यॉर्कर की थी शाहिन शाह अफरीदी ने, एडिलेड में पहली बार यहाँ रिवर्स स्विंग देखने को मिली, तो उससे शमी की उम्मीदें जग गई हैं, क्योंकि हमारे रिवर्स स्विंग करने के फनकार माने जाते हैं मोहम्मद शमी। तो मैं इसे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमारी टीम, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गेंदबाजी हमारी मजबूत रही है, कमजोर तो कम से कम नहीं रही। अच्छा, मुझे क्योंकि एक ब्रेक के जाना पड़ा, आज मैं दोनों से एक सवाल, बल्कि हो सकता है चलो कोई शर्त वार्त रखना शर्त नहीं रखेंगे। मैं दूसरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आमतौर पर बाकी सब कॉन्टिनेंट के सारी दुनिया में होता है, लेकिन शर्त ये कि हिंदुस्तान के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कौन सा टारगेट देंगे जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे 150 का, आमतौर पर जैसे आज 150 ज़रूरत है, और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि अगर इन्होंने आप लोगों को 160 दे दिए तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पहले आप चले बताइए। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इंडिया को टारगेट बड़ा देना पड़ेगा, बड़ा 170। अच्छा, 170 अगर टारगेट देगा तो उसमें हमारी बॉलिंग को पकड़, 170 से कम हुए, उस लिहाज से कह रहा हूं कि इनकी जो बैटिंग है वो तगड़ी बैटिंग है, और उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। और अगर आप देखते हैं इंडिया की बैटिंग, तो हम तो चाहेंगे कि 150 में आउट हो जाए, 140 में, लेकिन अगर ख्वाहिश में कुछ हो नहीं सकता। 150 पे टफ होगा, मुश्किल होगा। इंडिया ने अगर आपको 170 दे दिए तो आप लोगों का जो है वो साथें फूल जाएंगी। चांसेस तो यही हैं, बट लेकिन यही सवाल अगर जोशी कहूँ कि अगर पाकिस्तान ने आपको 170 का प्लस या 150 का प्लस दे दिया तो किस हद तक आप जोशी ये समझते हैं नहीं 150 कोई बात ही नहीं है फाइनल में। अगर हम गए, ये सब बातें फाइनल ही की हो रही ना, वो मैच पता नहीं क्यों ये लोग न्यूजीलैंड इंग्लैंड जितने मैच हो रहे हैं कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अभी भी लोग कहेंगे अरे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं भाई, मैच तो इतवार को हो रहा है। लेकिन अब भाई हम क्या करें, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, जहां भी जो मैच हो रहे हो पाकिस्तान हिंदुस्तान, गुफ्तगू इन्हीं पर हो रही है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने कितने रन दिए अगर 150 प्लस, तो आपके इंडिया के लिए कोई मसला ही नहीं होगा? देखिए, जहां तक रनों के टारगेट देने का सवाल है, अगर 170 रन का लक्ष्य मिलता है भारत के लिए तो वाकई चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बस उसके लिए जरूरी है कि आपके जो शुरुआती ओवर्स हैं, पावर प्ले जो हमारी एक कमजोरी बना हुआ है, वो पाकिस्तान की भी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी है। सही है, सही बात। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर यहाँ हम थोड़ा बिना कोई विकेट खोए हुए 40 रन या 50 रन तक बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम टारगेट अचीव कर जाएंगे। अगर शुरुआती ओवरों में कुछ झटके पड़ गए, 2 या 3 विकेट गिर गए, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक विकेट गिर जाता है, तो वाकई ये मैं समझता हूँ कि बाद के बल्लेबाजों पर बहुत दबाव आ जाएगा। और ऋषभ पंत, क्योंकि वो ज्यादा मैच खेले नहीं है, एक ही मैच उनको यहाँ खिलाया गया है, लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच में वो दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर्स में से एक माने जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि बाकी बल्लेबाजों की भूमिका बहुत निर्णायक हो जाएगी। सर, मेलबर्न में मैच है जोशी साहब। जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मेलबोर्न का ग्राउंड बहुत बड़ा है, और यहाँ में एक तो अगर यजुवेंद्र चहल को खिलाएं यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह पर, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लेग स्पिनर, क्वालिटी लेग स्पिनर जो आपके पास शादाब है, जो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा जुजा, एक ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू जारी रहेगी मेरी, थोड़ा सा उधर भी आऊंगा कि इसका एक सवाल ये, आप किससे खौफजदा हैं कि जो आपका खौफ का मतलब ये कि जैसे शाहीन आफरीदी के आने से हुआ ना, इंग्लैंड में छोड़ दिया, इंडिया में अगर जब देखेंगे और पाकिस्तान, और इनको खौफजदा होना चाहिए शाहीन आफरीदी के आने के बाद? सर देखिए, इनके 2-3 बैट्समैन बहुत तगड़े हैं, मैं उनसे खौफजदा हूँ, मैं बाहर बैठ के खौफजदा हो रहा हूँ, और कोहली का फॉर्म में आना उससे ज्यादा खौफजदा हूँ, लेकिन इनके 1-2 बैट्समैन जो हैं वो बहुत तगड़े। ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन आप ये देखिए ना कि क्रिकेटर वो होते हैं, जो साहब को हेल्प है, ये आज मेरे सामने तौसीफ बैठे हैं,
यानी बेशुमार खिलाड़ी हमारे शहर मुल्क में आए, अभी तक इनको छक्के पे याद किया जाता है, वो जो छक्का पड़ा था और इन्होंने आखिर तक जो मियादाद का साथ दिया था। लेकिन माशाल्लाह 3 दहाइयाँ हो गई। तौसीफ साहब जो कह रहे हैं और जो आइंदा चलकर मैं इनसे पेशेंगोइयाँ करवाऊँगा और जिसमें ये ज़रा मुश्किल में आएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और हाँ, एक और पहलू भी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब हम लोग जो दुश्मनियाँ का एक पूरी तारीख़ है, ये हुक्मरानों की दुश्मनी है, हमारे क्रिकेट हो, लोग हों, उनके दरमियान नहीं होती। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ तौसीफ अहमद हैं। आते जाते रहते थे। एक दिन मैंने कहा भाई आज इनको मैंने पकड़ लिया कि आज को भाई इतना तारीख़ी मैच हुआ है, उससे बड़ा तारीख़ी मैच होने वाला है। और पता नहीं, ये मैंने वही कह रहा था, ये कह रहे थे, मुझे याद भी दिला रहे थे भाई इंग्लैंड का तो सोचो, इंग्लैंड का तो। मैंने भाई इंग्लैंड के बारे में क्यों सोचा, अगर इंग्लैंड जीत गया तो फिर गुफ्तगू कौन करेगा पाकिस्तान में, टीवी बंद कर देंगे। और जोशी साहब, मैंने सोचा ज़रा हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं खुर्शीद कसूरी साहब, क्योंकि बदकिस्मती से क्रिकेट भी सियासत का शिकार हो गई है, वरना दुनिया में कहीं नहीं होता। वो सियासत अपनी जगह चलती रहती है, लड़ाइयाँ जंगें चलती रहती हैं। इसलिए ज़रा मैंने सोचा था खुर्शीद कसूरी साहब से मालूम करूँ। खुर्शीद साहब, आपका शुक्रिया। आप सोचते होंगे ये मैंने किस मौजू पर आपको बुला लिया। शायद इस वक्त मैं आपको कोई ज़हमत नहीं देना चाह रहा था। खान साहब ने, अल्लाह उनको सेहत दे। और ये जो क्या वजह है कि क्रिकेट का खेल दोनों मुल्कों में जो है, जिस तरीके से आपको मालूम है क्रिकेट हमारे ब्लड में शामिल है सब कॉन्टिनेंट के, और कुछ ज़ियाउल हक ने एक ज़माने क्रिकेट का डिप्लोमेसी खेली थी, उसको ब्रेक किया। तो आप इस हवाले से समझते हैं कि क्रिकेट हो, तिजारत हो, और ख़ास तौर पर पड़ोसी तो तब्दील नहीं किया जा सकता ना, वो तो ज़रूरी होता है ना। क्या कहते हैं खुशी साहब? डेफिनेटली होना चाहिए, ये तो कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। दोनों बड़े मुल्क हैं और दोनों को जो है इसका जो है नुकसान तो हो रहा है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। ये सारी जो दुनिया कह रही है कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर बातचीत करने की भी रवा नहीं तो फिर तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन इन हालात में क्या पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी है या हिंदुस्तान की? और वो बेसिकली हो ही रहा है कि जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं हिंदुस्तान में, वो हालांकि मैं समझता हूँ डायलॉग हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन वो मौका मिल कोई नहीं रहा। पहले कश्मीरियों का मामला था, अब तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मामला हो गया है। जब एक ऐसा माहौल पैदा हो कि वो कहते हैं, ओपनली कह रहे हैं कि इनको मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है मैं तो ये चाह रहा था कि कुली साहब आप मेरी गलती है कि मैंने तो बड़ा पॉलिटिशियन है, आप अपना कर सकते हैं। चलिए जस्ट कंक्लूडिंग, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें कसूरी साहब, क्या मसला सिक्योरिटी का बनेगा कि अगर पाकिस्तानी टीम दिल्ली में खेली तो आवाम टूट पड़ेंगे और कराची में खेले तो हम लोग इंडिया वालों में बरस पड़ेंगे? कोई क्लियर सा जवाब नहीं। लेकिन वो तो हिंदुस्तान ने तो यहाँ तक अब कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच पाकिस्तान में होगा, अरे वो हाँ, मुझे आपने मुझे जोशी साहब, कसूरी साहब सियासतदान हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। और यही अगर मैं कोशिश कर रहा था अभी मानी शंकर आए या इंडियन अभी किसी पॉलिटिशियन से कहो भाई जो उसका वही बयान होता, तो ये क्या बात है कि सियासतदानों को जब इन्हें झप्पी डालनी होती है ना, तो अब याद नहीं है आपको भी एक शादी हुई थी तो पूरा खानदान चल के आ गया था। इनके यहाँ मिलने जुलने में तो बड़ा आसानी होती है। ये जो आम आदमी है जो क्रिकेट खेलता है, इनको क्यों दूर रखा जाता है? इनमें ये क्यों रुकावटें डालती हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ब्लड में है मौजूद जोशी साहब।
देखिए, जहाँ तक सियासत, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा भी बिल्कुल, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जियाउल हक साहब हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, तमाम जो सियासतदार रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी एक शब्द जो है उस पर चले हैं। और क्रिकेट एक कहते हैं ना कि आपस में कितना भी दो परिवारों के बीच में झगड़ा हो जाए तो एक खिड़की जरूर खुली होनी चाहिए जिससे आप आदान प्रदान कर सकें, अपनी बातचीत रख सकें, दूसरे की बात सुन सकें। तो क्रिकेट जो है वही एक खिड़की, खुली हुई खिड़की है जिसके जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यही कुछ हमने 80s के दशक में, जब तौसीफ साहब भी बहुत एक्टिव होते थे और हम इनको देखते थे जब इन्होंने गावस्कर साहब को आउट किया, और तमाम तब से लेकर आज तक जो क्रिकेट चलता आ रहा है पाकिस्तान और भारत का, इसने एक अलग से मानदंड स्थापित किए। लोगों को मजा बहुत आने लगा। वर्ल्ड कप में हम हराते चले गए पाकिस्तान को, लेकिन तब उतना मजा इसलिए नहीं आता था कि मुकाबले बहुत ही एक तरफा होते थे। लेकिन उसके बाद अब जो है मुकाबले, जब से चैंपियंस ट्रॉफी हुई और उसके बाद अब मुकाबले एशिया कप हुआ, मुकाबले बहुत संघर्षपूर्ण होने लग गए। अगर आप देखें तो जिस तरीके से आप लोगों को क्रिकेट का चुस्का जबान का है, हम लोगों को सियासत का है। अब मैं तौसीफ को तो किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही कह रहा था कि सियासतदानों को जब चाहे जनाब तमाम लड़ाइयाँ, झगड़े, फिसाद कहने के बावजूद जब चाहेंगे गले मिल लेंगे, एक दूसरों की शादियों में शिरकत करेंगे, एक दूसरे के साथ उठेंगे, बैठेंगे, महफिलें जमाएंगे। आम आदमी क्रिकेट को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं इस बारे में पॉलिटिक्स से हमारा सच नहीं है, लेकिन मैं आप ही लोगों ने सबसे बड़ा सियासतदान क्रिकेटर है। जी, क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती होगी, बिल्कुल है, ऐसा है। नहीं, खासा इमरान खान के बाद गैर पाकिस्तानी क्रिकेट का जिक्र ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस हवाले से जरूर बात करूंगा कि देखिए, मुझसे ज़्यादा शायद बहुत कम लोग खेले होंगे इंडिया के खिलाफ ही है, ज़्यादा भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं जितना खेला हूँ और ऐसे टाइम में खेला हूँ, आई टेल यू ग्रेट प्लेयर्स, तो आप सोच भी नहीं सकते। टेंशन होती थी इतनी? सर, टेंशन तो डेफिनेटली, ये तो पब्लिक का जो पब्लिक की तरफ से टेंशन ज़्यादा होती थी। मैं आपको बताऊँ, जोशी साहब मेरी बात को एग्री करें, एक्चुअल हम प्लेयर, यकीन जाने आप, चाहे गावस्कर हो, कपिल देव हो, वेंकसरकर हो, महेंद्र अमरनाथ, मतलब इतनी जबरदस्त। कौन सा मैदान याद आता है कि जहां लगा यार तौसीफ कि अगर मैंने आज उड़ा दिया इसकी विकेट को तो लोग खूब शोर मचाएंगे, पता नहीं क्या अपनी जबान में। हाँ, अगर मेरी याद उसमें आप बात करते हैं तो जाहिर है इंडिया में हम बेंगलोर टेस्ट में जोशी साहब को पता होगा जीते, वो एक छक्के की तो अलग बात थी। पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम प्लेयरों में कोई ऐसी बात नहीं, हमें चाहिए कि हम इसको बड़ी पोलाइटली लेके और हम शुरू करें, और हमारे गेम से पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। शारजा में खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे क्या कोई वैसे मैं कहूँ, क्या क्रिकेट के हवाले से आप समझते हैं कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है? जोशी, सॉरी जी, नहीं, देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्हें भारतीय टीम को विदा करते हुए यहाँ तक कहा था कि आप वहां पर मैच जीतने के अलावा दिल भी जीत कर आना। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था, बहुत बड़ी बात थी। मेरी यहाँ फिरोज शाह कोटला मैदान में सरफराज खान साहब जो है आपके तेज गेंदबाज, उनसे मुलाकात हुई थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया। हनीफ मोहम्मद साहब जो है वो उनसे भी एक बार मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब उनसे बातचीत करके बड़ा अपनेपन का एहसास होता था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मतलब दो मुल्कों के बीच में संबंधों को लेकर कोई किसी भी तरह का कोई गतिरोध है, क्योंकि खिलाड़ियों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि खिलाड़ी आपस में जब खेलते हैं, तो मैंने वसीम अकरम को देखा, सचिन तेंदुलकर, इस लेवल पे उनकी दोस्ती थी कि मतलब वही एक आपस में भी दोस्ती नहीं होगी। मैंने कहती उनकी आपस में भी दोस्ती नहीं होगी। जी जोशी, मैं ये कह रहा था कि वसीम अकरम की और उनकी कौन यूनुस की, वकार यूनुस की आपस में इतनी दोस्ती नहीं होगी जितनी गवास्कर की और वसीम अकरम की होगी। मैं लाइटर वे में कह रहा था। इसीलिए तो आप देखेंगे कि अगर जमामुल हक के फैन यहाँ पर थे उस वक्त, उनके चौके छक्के लगते थे और यहाँ बहुत लोग खुश होते थे, तो सचिन तेंदुलकर के उतने ही बड़े फैन फॉलोइंग जो है पाकिस्तान में, या विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में है। तो ये बहुत गुदगुदाने वाली चीजें हैं,
दोनों मुल्कों को करीब लाने की का एक जरिया है, और मैं तो कहूंगा कि खिड़की जरूर खुली रहनी चाहिए। अच्छा, आप दोनों को यकीन है कि होना ही होना फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है? आज चले इस पे भी शर्त हो गई। मैं तो टेक्निकल बात करूंगा और थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड आ जाए इसमें। मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं जोशी साहब आपको मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं भारी पड़ जाएगी। नहीं, भारी पड़ जाएगा। मैं तो क्रिकेटिंग उसमें थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम नहीं, आई मीन देखिए वो उन्होंने ये जोशी साहब भी बताएंगे, क्रिकेट को समझते हैं, टफ टाइम तो डेफिनेटली है। हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड हमारी बात करें और जगह की बात करें जिस जगह पे हम खेल रहे हैं। जोशी, ये जो तौसीफ कह रहे हैं सुना आपने? जी आप देखिए, जहाँ तक सवाल है कि इंग्लैंड के भारी पड़ने का, देखिए इंग्लैंड तभी भारी पड़ सकती है भारत पर, क्योंकि मैं भी क्रिकेटिंग एंगल से ही आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम पावर प्ले में खराब प्रदर्शन हमारा जारी रहा, हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, और दूसरा अभी मार्क वुड जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी जगह पर अब कौन जगह लेगा अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। फिल साल्ट आए हैं, ये वो फिल साल्ट हैं, डेविड मलान की जगह आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन की पारी खेली थी लाहौर में। रीस टोपले अगर उनकी जगह पर आ जाते हैं तो इन्होंने तो वाकई भारत के शीर्ष क्रम को, टॉप ऑर्डर को बहुत परेशान किया है, विराट कोहली को बहुत परेशान किया है। तो ये कुछ चीजें एक साथ अगर हो जाएं और भारत की तरफ से वैसा प्रदर्शन ना हो पाए, तब ये मुमकिन है जो अभी तौसीफ साहब ने कहा है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप करंट फॉर्म को देखते हैं तो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर हमारा कहीं ज्यादा स्ट्रांग है इंग्लैंड से। अरे एक एज पाकिस्तान को ये हासिल हो गई कि वो ऑलरेडी फाइनल में चले गए। नहीं, एज तो अब देखिए एक और अभी उनके लिए फाइनल में आना है। देखें, अभी रिलैक्स होने का तो टाइम किसी का भी नहीं है। हम तो बहुत खराब क्रिकेट खेल के आए, ऑनेस्टली देखें। हमने ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने बहुत हम जिम्बाब्वे से हार गए थे, और इस तरह करके वही जो एक बट वाला जो मैं तो इतना फॉलो नहीं करता। उनका बड़ा अपसेट कौन सा था? इंडिया का। इंडिया भी एक मैच जो जोशी साहब बताएंगे, मेरे जहन से निकले, एक मैच उनका भी खराब गया था। कौन सा मैच बाल बचे जिसमें आप जिस तरह जिम्बाब्वे, बेचारा जिम्बाब्वे का नाम लेके तंग करते हैं खिलाड़ियों को लोग। जी जोशी, भारत का क्या आप कोई पॉजिटिव एंगल पूछ रहे हैं या नेगेटिव एंगल पूछ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि जिस तरह जिम्बाब्वे से जो हम हारे तो नींदें उड़ गई थी हमारी टीमों की और लोगों की। आप लोगों का कौन सा ऐसा मैच था जो आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही क्लोज जीते या क्लोज हारे? इंडिया देखिए, इस वर्ल्ड कप में तो हम एक साउथ अफ्रीका से जरूर हारे हैं, और देखा जाए तो यहाँ बड़ा एक विचित्र स्थिति है कि ऑस्ट्रेलिया को हम बड़ी आसानी से हरा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को हराने में। लेकिन वही उल्टी स्थिति जो है साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका हम पर अक्सर भारी पड़ता है, हालांकि लास्ट सीरीज को छोड़ दे तो उससे पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में जाकर हराया था, लेकिन साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान जो है बहुत आसानी से हरा देता है, साउथ अफ्रीका में जाकर भी हरा देता है और अपने घर में भी हरा देता है। आज मैं जो है डिप्लोमेसी को बनाए ताक रख के एप्पल टू एप्पल आप दोनों से पूछ लेता हूँ एक सवाल, कंक्लूड नहीं रहा। यानी आप एज इंडियन सोचे और आप एज पाकिस्तानी सोचे, तो आप एज पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि इंडिया और हम लोग जो हैं, आप 51 है वो 49 है, या आप 49 है वो 51 है? मुझसे अगर पूछते हैं ना, देखें मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं डालना चाह रहा, मुश्किल की बात नहीं है। हम तो टेक्निकल उससे बात करते हैं ना, जब भी करते हैं। हमारी बॉलिंग अच्छी है, इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी है, हमें बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा अगर इनसे हमारा मैच। नहीं, मैं तो 50-50 पे चला जाता हूँ, सच्ची बात है, 50-50 पे चला जाता हूँ। जोशी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल सही कहा कि बल्लेबाजी हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्लो स्टार्टर पाकिस्तान शुरू से रहा है, लेकिन उसके बाद जब रिदम पकड़ लेता है तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखता। 1992 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप, 1999 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, 2007 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, जहां जितने सेमीफाइनल मुकाबले थे सब में उसने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने पराजित किया है। लेकिन रही बात भारत की, तो भारतीय टीम मजबूत है बल्लेबाजी में, और अच्छी बात यह है कि गेंदबाजी में जो कमजोरी
चुनौतियां T20 से पहले भारत की दिखाई दे रही थी, उन सबसे भारत ने निजात पा लिया है। और पाकिस्तान ने भी कुछ चीजों से निजात पाया है। मध्यक्रम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर था, अब इफ्तिकार भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शादाब भी हाफ सेंचुरी बना रहे हैं, और जो नया एक सितारा पेशावर का जो मिला है पाकिस्तान को, मोहम्मद जोशी साहब आपका मेरा तो ये चाह रहा था कि जोशी साहब मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आप और तौसीफ गुफ्तगू करते रहते, मैं यदि छेड़छाड़ के लिए आप लोगों के लिए जुमलेबाजी करता रहता, लेकिन मैंने कहा कि गालिबन इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम गुर्बत है, इफलास है, हमारे यहाँ बारिश से करोड़ों लोग मुतासर हुए हैं, कोरोना से नहीं बेशुमार बीमारियों से गुजरे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो दोनों मुल्कों के करोड़ों आवाम को सबसे ज़्यादा खुशी देती है, सबसे ज़्यादा देती है, और वो क्रिकेट। सब कुछ भूल कर लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच देते हैं। थोड़ा सा अफसोस वक्ती तौर पे होता है, लेकिन जितनी इंजॉयमेंट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के दरमियान होती है, गालिबन इतनी बड़ी इंजॉयमेंट किसी गेम में, किसी और खुशी में नहीं होती। शुक्रिया तौसीफ का नहीं इसलिए नहीं करूँगा, दोस्तों की तरह है, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा यकीनी तौर पे जोशी साहब का। और हाँ, सबको इंतज़ार रहेगा इतवार का, कल का नहीं, वही जो उसका पाकिस्तान इंग्लैंड, सॉरी इंडिया इंग्लैंड मैच का नहीं, पाकिस्तान और भारत का, अगर इंग्लैंड हार गया।